तो देखिए भरतपुर में इस समय हम मौजूद हैं। भरतपुर की जनता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि ये वही भरतपुर है जिसका जिक्र बिना राधे राधे के हो नहीं सकता, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिरिराज धरण की जय के साथ। मेरे पीछे लोग हैं गिरिराज धरण की जय। क्या चाहते हैं इस बार भरतपुर को, क्या और मिलना चाहिए इस बार की बजट? माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल से भरतपुर के विकास के लिए निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार भी पिछले 2 वर्ष के अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ेंगे। वो भरतपुर के लिए बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। वो आने वाले दौर में भरतपुर में खेल डेवलप भी करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्या मिलेगा किसानों को भी और खास तौर पर शहरी विकास में क्या? मैं तो माननीय सीएम साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए भरतपुर में, जिससे भरतपुर के किसानों को पानी के हमारे यहाँ खारा है तो उनको हॉर्टिकल्चर की खेती करने में बहुत आसानी होगी। अगर यहाँ विश्वविद्यालय खुलता है तो वहाँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कृषि में जैसे भी रोजगार हैं बागवानी में बढ़ेंगे, उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बार बजट में क्या उम्मीद है? हमें भजनलाल जी से ये उम्मीद है कि एक तो वो हमारे भरतपुर से हैं और हमारे बड़े भाई साहब रह चुके हैं, हम लोगों के बीच में से निकल के गए, तो हमें बहुत बहुत खुशी है उनके लिए। भले हम कितना भी कहें कि बजट हमसे तो दूर है, लेकिन सीधे तौर पर हमारी जिंदगी पर असर डालता है। क्या आपको चाहिए बजट? जब लाल ही भरतपुर का हो तो राजस्थान में रंग तो आएगा ही आएगा। और मैं चाहता हूं कि इस बार अगर हम फैक्ट्रियों को लेकर आते हैं तो एक जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए चलो फैक्ट्री भी सही है, जो लोग पुराने, लेकिन जो युवा अगर पढ़ नहीं पाया है या 10वीं पास है या 12वीं पास है तो उसके लिए अगर आईटी सेक्टर भरतपुर में होगा या आईटी का ट्रेनिंग सेंटर होगा तो वो युवा एक ऑफिस में एक एसी में बैठ के 15,000 रुपये की नौकरी भी पाएगा, एक इज्जत की भी नौकरी पाएगा और गर्ल्स में उसमें नौकरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार खासा ध्यान भी रखा है भरतपुर का, और आने वाले समय में क्या खास मिलना चाहिए और क्या खास मिला है अब तक? आज आरबीएम मसौदा वो बन चुका है कि भरतपुर के साथ साथ धौलपुर, यूपी यानी आसपास का जो एरिया है वहाँ के लोग आते हैं उपचार के लिए, और ये कहते हैं कि अगर किसी जिले को मजबूत करने के लिए कोई अगर बात है तो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। लोग संतुष्ट जरूर हैं मुख्यमंत्री के काम से, लेकिन बात यह है अभी बीडीए ने लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ काम भी करवा रहे हैं, नगर निगम अच्छा काम कर रही है, तो युवा टीम भी है अधिकारियों की। कहा जा सकता है कि 70% विकास हुआ है, लेकिन 30% की उम्मीद और है जो भरतपुर की जनता चाहती है। मुख्यमंत्री लोकल है, यहाँ के हर व्यक्ति को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, हर मोहल्ले को जानते हैं। उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से यहाँ देखा है और उनकी मंशा जो है वो मंशा ये है कि जो पूर्वी राजस्थान का जो जिला है भरतपुर, उस भरतपुर जिले में अधिक से अधिक काम हो, वो उनकी प्रायोरिटी है। आप इस बार के बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि आप ही के क्षेत्र से हैं, आप ही के बीच से वहां पर पहुंचे, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे एक महिला के तौर पर, एक गृहिणी के तौर पर और किसान परिवार से, क्योंकि आप हैं तीनों को सम्मिलित तौर पर? देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो कि हमारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वैसे तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। उन्होंने पीएम कुसुम योजना जो चलाई है, जिसका टारगेट रखा है 2027 तक कि मैं सारे किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाऊंगा। हाँ, तो हमें ये उम्मीद है कि वो 2027 तक अपने इस टारगेट को अच्छी तरह से पूरा करेंगे, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी कि उन्हें दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। हाड़ौती के सफर में आप पहुंचे हैं हम कोटा में, और आगामी बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो बजट लेकर आ रहे हैं, उस बजट में इस बार कोटा की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। कोटा का बजट आप इस बार क्या रहना चाहिए, किस चीज़ की उम्मीदें कोटा के लोगों को? जिस हिसाब से भजनलाल सरकार का पहला बजट आया था, लाडपुरा विधानसभा में आज़ादी के बाद एक विश्वविद्यालय मिला और एक अस्पताल मिला, तो हम उम्मीद करते हैं भजनलाल सरकार से कि एक युवाओं को देखते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं को प्रेरणा दिए, और हम चाहते हैं कि जो कोटा औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, फिर से कोई बड़ी इंडस्ट्री आए और युवाओं को रोजगार मिले। क्या मांग है आगामी बजट से? शिक्षा को बढ़ावे के साथ साथ एक नया सेगमेंट और खुलना चाहिए, और पर्यटन के लिए कोटा में जल, बिजली, जंगल, जमीन सब कुछ है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने से निश्चित यहाँ रोजगार स्थापित होंगे। हमारे यहाँ पर आईटी हब के लिए सब चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह है, सब कुछ है। तो यहाँ पर जो आईटी हब का चाहे वो डाटा सेंटर हो, चाहे एआई का सेंटर हो, यहाँ पर बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर सब कुछ सुविधा है और माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी इसके प्रति पूरा गंभीर है। भजनलाल सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पिछले बजट में भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं थी, पर हम इस बार भजनलाल जी सरकार से कुछ चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, जो उद्यमी महिला हैं, उनके लिए जो प्रथम बार उद्यम स्टार्ट करें, उनके लिए कम से कम 2 करोड़ के लोन का प्रावधान रखें, क्योंकि लघु उद्योग ले। भजनलाल सरकार ने ऑलरेडी हमारी महिलाओं को इतना सब कुछ दे दिया है कि हम सब इतने खुश हैं कि जैसे कि आवासीय योजना का लाभ दिया,
पीएमजी योजना का लाभ दिया। तो ये सारी छोटी छोटी महिलाएं जो ज़रूरतें पूरी हुई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए बजट? मैम जैसे एजुकेशन में 18% जीएसटी है, जीएसटी को गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। जैसे अभी ऑनलाइन एआई कोर्सेज प्रोग्राम चलाती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, तो गवर्नमेंट उनके साथ कोलैब कर ले ताकि हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए एआई कोर्सेज की। बजट आने वाला है और अभी मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व बैठकें भी की है, किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, उसके बारे में क्या? एक तो सबसे पहले तो मैं अमेरिका के दबाव में टैरिफ का जो विषय रहा तो सरकार ने उसको किसान के हितों को सर्वोच्च रखा, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं। दूसरा, किसानों को लाभकारी मूल्य, जैविक वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता अधिक हो ताकि जहर मुक्त खेती ये हो सके, और जहर मुक्त खेती होंगी तो हर व्यक्ति की थाली जहर मुक्त होने वाली। आने वाले बजट से कितनी आपको भी उम्मीदें हैं और कोटावासी अब कितनी उम्मीदें करके बैठे हैं तो फर्स्ट इंडिया को उन्होंने बताया, लेकिन आप क्या कहेंगे? कोटा के 2 विधायक मदन दिलावर और हीरालाल नागर राजस्थान सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, और साथ में कोटा बूंदी के जो सांसद ओम बिरला वो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो डबल इंजन की सरकार से इस बार के बजट को लेकर के कोटा को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो 12 है वहाँ पर जो तेल फैक्ट्री आरओबी वो शुरू होने को है, तो 50,000 की आबादी को फ़ायदा मिलेगा। पिछले बजट की घोषणा थी, जीएसएस जो पिछले बजट में डिक्लेयर हुए थे मंजूर हो चुके हैं। तो लेकिन 12 चूँकि ऐसा शहर है जो चारों तरफ से हाईवेज से घिरा हुआ है, तो वहाँ के लोग इस बजट में कोई रिंग रोड की उम्मीद कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन हो जाए। कोटा का जो मुस्तकबिल है वो अब टूरिज्म है, तो टूरिज्म प्रमोशन के लिए शायद बजट में कोटा को कुछ बड़ा देखने को मिले। अगर आमजन के तौर पे मैं चाहूँ और आप कहना चाहे तो क्या मांग होगी इस बार आपकी भी बजट? कहते हैं कि यहाँ जो पानी में जो हिलोर आती है उस हर हिलोर में यहाँ पे शिक्षा की लहर है, तो उसी को शायद भजनलाल सरकार नोटिस करेगी और कोटा को कुछ फील गुड सुनने को मिलेगा। बजट में यही उम्मीद है। आज हम मौजूद हैं सीकर के एक खेत में जहां पर हम बात करेंगे किसानों से। आपका क्या नाम है सर? कान सिंह निर्वाण, जोर की ढाणी, गोधाम कटराथल, सीकर, राजस्थान। राजस्थान की धरती पे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसान हैं। वो किसान परिवार से नहीं है, किसान पृष्ठभूमि से नहीं, खुद किसान रहे हैं, इसलिए किसानों के दर्द को मुख्यमंत्री जी जानते हैं। इसके लिए हम जो है उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। आप मुख्यमंत्री जी से मिले, सुझाव आपने क्या दिए और किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रही? क्योंकि किसानों के हित में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फैसले भी ले रहे हैं, तो अंदाजा यही है कि उन्होंने आपके सुझावों को बहुत ही गौर से सुना भी होगा और कहीं ना कहीं उस पर अमल भी करेंगे। नहीं, वो किसान जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, तो लोगों को 1-1.5 मिनट बोलने का समय दिया, मुझे 10 मिनट तक सुना और हमने निवेदन किया उनसे। जैसे मतलब ये सबसे बड़ी जो बात है हमारे लिए कि ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला है जो खुद किसान रहा है और किसान की बात को सुनता है, तो इसके लिए तो उनको साधुवाद है। अब उन्होंने बैल पालने पे जो 30,000 रुपये सालाना तय किए हैं उसके लिए हमें उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सुझाव आपने उन्हें क्या दिए? क्योंकि मैंने सुझाव दिया, आपने जो सुझाव दिए उसी से बजट तैयार होगा। मैंने सुझाव दिया कि 4 पौधे पालने के लिए, लगाने के लिए किसान को प्रमोट किया जाए, किसान को प्रोत्साहित किया जाए। एक फार्म टूरिज्म को सरकार प्राथमिकता से अपने वेबसाइट पे और अपने जो प्रमोट करने के तरीकों पे उस पर जो है ऊपर लाइन पे लिया जाए, क्योंकि किसान की तकदीर बदलने का सामर्थ्य रखता है। और दूसरी, प्रोसेसिंग यूनिट, गांव-गांव में प्रोसेसिंग यूनिट युवाओं को लगवाए और उस प्रोसेसिंग यूनिट से जो है शुद्ध खान पान मिलेगा। कोई सजेशन आप देना चाहे कि आगामी बजट के अंदर रखने चाहिए, एक यूथ होने के नाते भी और एक इंडस्ट्रीज होने के नाते भी? देखिए, सजेशन यही है कि अगर राजस्थान के अंदर भी अगर इंडस्ट्रियाँ बढ़ती है तो राजस्थान में युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नया व्यापार करने की जो प्रोत्साहन है वो मिलेगा। सबसे बड़ी उम्मीद जो है एक इंडस्ट्रीज को क्या है बजट से? निश्चित रूप से भजनलाल सरकार जो बजट पेश करेगी, मैं ये मानता हूँ कि युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत बढ़िया बजट पेश करेगी। तो यूथ ही द फ्यूचर है, अब आने वाला यही जनरेशन फ्यूचर है। एंड आने वाले बजट में मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो, विमेन एम्पावरमेंट बढ़े और यही स्टार्टअप्स जो है विमेन के लिए, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। बदलाव महसूस कर रही हैं आप? नहीं, बदलाव तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मतलब सुधार किया है, सुविधाजनक है, हर चीज़ सस्ती की है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सस्ता और करें, उनके ऊपर टैक्स कम करें। क्या सुझाव आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे जो कि बजट में इंक्लूड हो, जिसमें बताया जाए कि क्या कुछ नया इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? एक तो हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिस पे जैसे ही हम कॉल करें तो पास का जो थाना होगा वहाँ पे सीधा कांटेक्ट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर जैसे क्लासेस के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है या प्राइवेट कॉलेजेस है उनके अंदर भी इससे रिलेटेड क्लासेस लगानी चाहिए। अब की जो सरकार है
उसमें एकदम ज़ीरो पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार युवाओं के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। तो हुकुम जी, आपको क्या लगता है कि पिछले बजट से यहाँ पर कितना फर्क पड़ा था और आगे सीकर को और क्या चाहिए और क्या उम्मीद है सीकर की? बिल्कुल, सीकर में लगातार जिस तरीके से बजट की हम उम्मीद करें तो पिछली बार भजनलाल सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया था, जो यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर विशेष फोकस था। यहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वहाँ उसको लेकर विशेष फोकस था। और इसके अलावा राजस्थान के कुछ शहर जहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं और किस तरीके से वो नशे से दूर रही, इस पर विशेष फोकस सरकार ने किया था। लगातार सीकर राजस्थान के सबसे बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के रूप में पड़ रहा है। साथ साथ में पर्यटन सर्किट है, चाहे खाटू श्याम जी की बात करूँ, चाहे जीण माता की बात करूँ, चाहे सांगड़िया की बात करूं और चाहे शाकंभरी शक्तिपीठ की बात करूं, एक पर्यटन सर्किट होते हुए सालासर पहुंच रहा है। तो उस तरीके से बहुत अच्छी संभावनाएं, इन तमाम विषयों को लेकर लोगों ने अपनी अच्छी राय दी है और हम उम्मीद करते हैं सीकर को ये बेहतरीन बजट इस भजनलाल सरकार के, इस मुख्यमंत्री जी के बजट में मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से पिछले बजट में बीकानेर को एक बड़ी सौगात दी थी और ऐसे में इस बार भी बीकानेर को उम्मीद है कि सौगातों का बड़ा पिटारा बीकानेर के लिए खुल सकता है। क्या उम्मीद है मैडम इस बार के बजट से, क्योंकि पिछली बार का बजट बहुत बम्पर रहा है, नहरी विकास क्षेत्र की बात कर ले उसके लिए, लेकिन इस बार जो महिलाएं हैं वो क्या चाहती है बीकानेर? महिलाओं के लिए पहले भी मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। पिंक सिटी, टॉयलेट भी बनवाए हैं और महिला की छात्रवृत्ति के लिए योजना दी है, बहुत कुछ दिया है। हम बहुत संतुष्ट हैं और आगे भी मोदी जी है जो हम उम्मीद कर सकते हैं, बहुत महिलाओं के लिए सोच रहे हैं अच्छा और आगे बहुत बढ़िया करेंगे। महिलाएं क्या चाहती है इस बजट से अपने मुख्यमंत्री से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कंवर शेखावत है। मैं शहर जिला मंत्री भी हूँ और पेशे से एडवोकेट भी हूँ। तो देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ हमेशा, जहाँ भजनलाल जी ने हमेशा ये कोशिश की है कि महिलाओं के बारे में सोचा है और आगे पिछले बजट में भी सोचा था। अभी जो आगामी बजट है उसमें भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। और जैसे कि इसमें हमें पिछले बार जब भी किया तो सुरक्षा को लेकर, पिंक गाड़ी वगैरह लेकर इन सबको किया। भविष्य में भी जो हमारा बजट पेश किया जाएगा उसमें महिलाओं की सुरक्षा की हम उम्मीद रखते हैं, अच्छा बजट रहेगा। इस बार क्या उम्मीद आप बजट से लगा रहे हैं? भजनलाल जी की सरकार ने जितना काम करवाया और उसको आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व में और हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान और पूरे भारत का विकास हो रहा है, विकसित भारत और विकसित राजस्थान की तर्ज पर जो ग्रोथ चल रही है हमारी, आप यहाँ बीकानेर में, आप मीडिया के बंधु हैं, आप बीकानेर में घूम के देखिए, इतनी क्वालिटी वाइज रोडें बन रही है। उधर हमारा आरओ भी बन रहा है, एक लालगढ़ जो पहले बहुत समय से पहले बनता, इन कांग्रेस के टाइम में ही बनता और वो आज वो शुरू है। राजस्थान में एक ही लाल भजनलाल, ये नारा चल रहा है और आम जन तक इनकी योजनाएं जितनी भी है वो धरातल तक में, शिक्षा, पानी और जितनी सड़क ढाणी तक में पहुंच चुकी है। अब इनके अलावा और क्या है? अब आपकी क्या उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार से? देखिए, भजनलाल सरकार ने पहले जैसे कि नमकीन स्नैक्स आइटम पर 12% टैक्स था, उसको घटा के 5% कर दिया है। वो उतना बहुत काफ़ी, मतलब कि हम लोग के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं उनका भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और आगे के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर, उसके अंदर भजनलाल सरकार इसके अंदर थोड़े के हम लोगों को सुविधाएं और प्रदान करे, तो ये बीकानेर का जो प्रॉपरली व्यवसाय है नमकीन, गुजिया, पापड़ का, उसको थोड़ा प्रगति और मिले। आप करणी माता के परिवार से हैं और ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि इस मंदिर में, देशनोक में और क्या कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि करणी माँ का आशीर्वाद तो लगातार बना हुआ है? देखिए, माता जी की बहुत कृपा है और पूरा विश्व विख्यात ये मंदिर है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे पर्यटन की मांग है वो निरंतर बढ़ती रहती है। प्रसाद योजना के अंतर्गत जैसे मंदिर का विकास हुआ है, वैसे अगर बजट में और हमें पर्यटन के लिए आध्यात्मिक रूप से मिलता है तो ये मंदिर जो भी राजस्थान भ्रमण के लिए आते हैं वो निश्चित है कि देशनोक जरूर आते हैं। तो ऐसे में अगर बजट मिलता है और इस क्षेत्र का विकास होता है तो और इस क्षेत्र का नाम दूर दूर तक होगा। मौजूद है इस वक्त
सूर्यनगरी जोधपुर में। और सूर्यनगरी जोधपुर को पिछले बजट यानी कि 2025 के बजट में बहुत कुछ मिला है। बहुत बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं जोधपुर को मिली है, मारवाड़ को मिली है। और ऐसे में अब उम्मीद यही है कि इस बजट से और भी ज्यादा सौगातें जोधपुर को मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो मेडिकल का एक बड़ा हब अब जोधपुर बनता जा रहा है। लोग उदयपुर के बजाय अब जोधपुर रुक करना पसंद करते हैं। अभी मेडिकल में जोधपुर में पीजी की सीटें भी बढ़ी गई थी, जो कि सार्वजनिक जोधपुर की सत्र में है। पिछले 2 बजट जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा पेश किए, जो ऐतिहासिक थे और जनता को राहत पहुंचाने वाले थे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला बजट भी राजस्थान को, आम आदमी से राहत पहुंचाने वाला बजट होगा। और जोधपुर और राजस्थान की सब समस्याएं, आम आदमी की जो भी समस्या है और जो भी मुद्दे होंगे उस बजट में शामिल किए जाएंगे। भजनलाल सरकार से हमारे को पूर्ण उम्मीद और विश्वास भी है, क्योंकि भजनलाल है तो भरोसा है, तो हमारे को पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। एक महिला इस बजट से क्या उम्मीद रखती है? महिलाएं जो है वो बजट से ये उम्मीद करती हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कुछ सरकार ऐसी रियायत दे जिससे महिलाएं 2 पैसे भी जोड़े, जो कि उनके परिवार के दुख के समय में या सुख के समय में काम आए। क्योंकि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी यहाँ माहिर माने जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा AI सेंटर खोल दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया लोहा मानती है, हाँ, जोधपुर के प्रोफेशनल्स का एक AI सेंटर निकाल दे। और चूंकि अभी नए बजट में देखिए डेटा सेंटर का प्रावधान किया है भारत सरकार ने, और उसके लिए बहुत बड़ा 40,000 करोड़ का बजट दिया है। और यहाँ एक डेटा सेंटर बना दे तो पूरे जोधपुर की काया पलट हो जाएगी। डेटा सेंटर से एक्सीलेंस को मिलेगा, डेटा सेंटर से इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिलेगा, डेटा सेंटर से बड़ी हुई डिमांड जो बिजली की होगी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जोधपुर को फिर विश्व पटल पे ऊपर ला सकते हैं। राजीव जी, कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोग मुख्यमंत्री को बड़ा पसंद करते हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं उनसे, और आप तो हर साल देखते हैं। तो मैं एक पूरा कंक्लूड चाहूंगी। भजनलाल की सरकार ने 2 सालों में जो पहले के जो बजट दिए, 30 से इसलिए उम्मीद है कि 2 को बेहतर बता रहे, 30 उससे बेहतर होना चाहिए। तो परीक्षा की घड़ी सरकार की भी है, और उन्होंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग संभाग मुख्यालय से सुझाव लिए हैं, मंत्रियों से सुझाव लिए हैं, सीए से सुझाव लिए हैं, टीचर से सुझाव लिए हैं। तो समझा, ये जो सुझाव के बाद जब पूरा बजट जब तैयार होगा तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले में पिछले 2 जो बजट है सबको मान सम्मान दिया, इस बार भी मिलना चाहिए। बजट आपके द्वार में हम जोधपुर पहुंचे हैं और आप जोधपुर के रहने वाले हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, भारत सरकार का बजट किसी शहर विशेष के लिए या किसी राज्य विशेष के लिए इस तरह के उल्लेख के साथ नहीं होता। जो देश की सरकार की आमदनी, देश की सरकार किन विषयों पे खर्च करेगी, किन योजनाओं पे खर्च करेगी, इसका उल्लेख बजट में मोटे तौर पर होता है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस का उल्लेख करते हुए उन्होंने 2 विषय रखे, जो दोनों ही विषय राजस्थान के लिए रेलेवेंट हैं। एक, डिविजिबल पूल में इस बार राजस्थान को लगभग 3,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि मिलेगी। दूसरी तरफ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि देश के में जिस गति के साथ में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उस अर्बनाइजेशन के चलते हुए शहर की व्यवस्थाओं पर, शहर के संसाधनों पर दबाव है, उनको विकास और विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जिन शहरों का चयन किया गया है, जिनके लिए भारत सरकार विशेष धनराशि उपलब्ध कराएगी राज्यों का सहयोग करने के लिए, उस सूची में राजस्थान के 2 शहर, एक जोधपुर और एक जयपुर दोनों हैं। और अगले 5 वर्ष में जयपुर, क्योंकि 30 लाख आबादी से बड़ा शहर है, वहाँ 5,000 करोड़ रुपए, और जोधपुर में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्ट्रेंथन करने के लिए आने वाले समय में होगा। मैं मानता हूं कि बजट में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को जो है सहूलियत दी गई है, ईज ऑफ डूइंग की बात की गई है, कस्टम ड्यूटी को फर्दर कम करने की बात की गई, और उसके साथ साथ में पिछले दिनों में जिस तरह के एग्रीमेंट्स हमारे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ में हुए हैं, मैं ये मानता हूं कि जोधपुर के लोगों के लिए, जोधपुर के उद्योजकों के लिए, जोधपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बजट और इस तरह के ये एग्रीमेंट लेकर के आए। सर, बजट सेंट्रल का हो या फिर राजस्थान का, पर्यटन पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। और सर, मैं राजस्थानी हूँ, मुझे बहुत गर्व हुआ ये जानकर के कि जोधपुर जिस तरह से विकास कर रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, वाव है। तो सर, अगर क्या उम्मीद की जा सकती है राजस्थान में अब जो बजट घोषणा होगी, राजस्थान वासी क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं देश के बजट के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, टूरिज्म अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जा रहा है। तो हम हिमालयन ट्रैकिंग ट्रेल्स करें,
हम डेजर्ट ट्रेल करें, हम टर्टल ट्रेल्स करें, ऐसी ट्रेल्स बनाने के लिए भी जो है विशेष घोषणा इस बजट में की है। मैं मानता हूँ कुल मिलाकर के अब तक जो बजट में घोषणा हुई है उसके चलते हुए निश्चित रूप से टूरिज्म सेक्टर को बेनिफिट होगा। और टूरिज्म क्योंकि राजस्थान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजस्थान की जीडीपी में कंपोनेंट है, तो राजस्थान भी उसका लाभकारी होगा। अब जो बजट आने वाला है राजस्थान का, क्या उम्मीद है इस बजट से की जाए? देखिए, जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया उसमें टियर 2 और टियर 3 शहर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत की अगली विकास यात्रा छोटे और मझले शहरों से निकलेगी, तो टियर 2 और टियर 3 के शहर जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट की व्यवस्था की गई ताकि इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। विकसित भारत 2047 का जो संकल्प की यात्रा है वो इन शहरों से निकले। और एक संयोग देखिए, जब हम डबल इंजन कहते हैं तो 1 फरवरी को सेंट्रल बजट आया, 11 फरवरी को राज्य का बजट आएगा, 1 और 1 11 हो गया। बिल्कुल। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का भी मानना है और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा इस चीज के पक्षधर रहे हैं कि विकसित राज्य ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। जिस तरह से गवर्नेंस के ऊपर मुख्यमंत्री जी का फोकस है और छोटे उद्योग जिस तरह से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो एमएसएमई के लिए राजस्थान एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नेंस का स्थापित कर सकता है। ऐसी आशा आगामी राजस्थान के बजट से की जा रही है। हम बात करें पर्यटन को लेकर और खास तौर पर एक धार्मिक सर्किट भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। नीमच माता, जगदीश मंदिर, सावलिया सेठ, श्रीनाथ जी, तो उसको लेकर भी क्या इस बजट में कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद है? देखिए, टूरिज्म सर्किट की बात मुख्यमंत्री जी ने कई जगह पर कही है और मेवाड़ तो पुण्य भूमि है। एकलिंगनाथ जी, श्रीनाथ जी जैसा आपने फरमाया, जगदीश मंदिर, सावलिया सेठ, ये एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट है। मुख्यमंत्री जी की जो, क्योंकि मैंने तो बजट डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, पर जो मुख्यमंत्री जी से जब भी मेरी बात हुई तो उनके मन में हमेशा टूरिज्म सेक्टर को लेकर एक सकारात्मक चीज रही है और उनका ये मानना है कि टूरिज्म सेक्टर मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज भी ला सकता है। इस बजट में ऐसा क्या हो जिससे उदयपुर विकास के पथ पर और आगे बढ़ सके? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और हमें पूरी आशा है कि वो उदयपुर के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश करेंगे। एक बहन के रूप में उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सभी के लिए हमको बहनों को एक उपहार के स्वरूप में एक अच्छी योजनाएं दें, हमारे लिए एक अच्छा बजट दें। हम ये चाहेंगे जब झीलें उदयपुर में हैं तो ये मुख्यमंत्री जी से हम दरखास्त करेंगे कि वो प्राधिकरण उदयपुर में आए तो झीलों की साफ सफाई और इसका विकास हो सके। अगर हम बजट की बात करते हैं, राजस्थान का बजट अब आने वाला है, तो क्या उम्मीद लगाते हैं? हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से भी हैं आप। गवर्नमेंट ने काफ़ी हैंडीक्राफ्ट की अच्छी स्कीम्स निकाल के रखी है, तो एक बजट अलोकेशन उसके अवेयरनेस के टूवर्ड भी होना चाहिए क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन काफ़ी महिलाओं को या काफ़ी लघु उद्योग वालों को इनके बारे में पता ही नहीं है। उदयपुर वैसे तो बहुत खूबसूरत है पर इसके खूबसूरती में 4 चांद लगे, इसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए, उदयपुर अपने आप में पूरे विश्व पटल में प्रसिद्ध है, इसकी वेडिंग पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन उदयपुर में बहुत सारी समिट्स होते हैं, तो उदयपुर की सबसे अच्छी डिमांड है कि एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए। भजनलाल सरकार का काफ़ी फोकस है कि राजस्थान मंडपम की दर्ज पे उसका नाम भी डिसाइड किया है, तो हम चाहते हैं कि उदयपुर को इस बजट के अंदर राजस्थान मंडपम मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अजमेर वासी आखिर क्या कुछ उम्मीद करते हैं इस राजस्थान बजट को लेकर? क्या चाहते हैं राजस्थान के बजट से? हम चाहते हैं राजस्थान का जो बजट आ रहा है ऐसा आना चाहिए जो गरीब लोग आराम से रह सके।
बजट में क्या प्रावधान हो जिससे युवा भी प्रगति करे, अजमेर भी प्रगति करे और राजस्थान भी प्रगति करे? जी बिल्कुल, हमें बहुत ही आशा है भजनलाल जी सरकार से, और चूंकि एआई का जमाना है तो अजमेर जैसा कि आपने कहा शिक्षा की नगरी है, तो मेरी ये डिमांड है कि कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में कोई कोर्सेज शुरू किए जाए, ताकि जो एक नया जमाना है, दुनिया एआई का जमाना आ रहा है, तो उससे जो है हमारा अजमेर जुड़ सके। एक छात्र होने के नाते, एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती हैं सरकार से? जैसे कि बजट आने वाला है तो बजट ज़्यादा स्टार्टअप पे फोकस रखे, तो जैसे कि अब अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, अभी लोग पढ़ लेते वगैरह पर, लेकिन बजट के चलते स्टार्टअप पे फोकस रखा जाता है, जिसकी वजह से अब लोग जॉब दे रहे हैं, मतलब जॉब ढूंढने की बजाय वो खुद जॉब दे रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिले, अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहें तो आप क्या करना चाहेंगे? यदि मुझे एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिले और मैं बिज़नेस खोलना चाहूँगी तो अभी मैंने इतना तो सोचा नहीं है, बट मेन फोकस शायद से मैं मेरी पढ़ाई को लेके मैं कोचिंग करियर्स पे ज़्यादा फोकस, और उसके अंदर जो महिला है उनको प्राथमिकता ऑफ कोर्स मिलेंगी, जैसा प्राची का कहना है। अजमेर में आखिर ज़रूरतें क्या हैं इस बजट में, पूरा कंक्लूड आप बताइए। अजमेर को पहले भी कई सौगातें मिली है और कई उम्मीदें इस बार भी है कि अजमेर को कई उम्मीदें हैं कि एजुकेशन को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के तमाम मांगे जो हैं वो अजमेर को है। हालांकि अजमेर के अंदर एक मेडिसिटी बनने वाली है तो वो एक बड़ी उपलब्धि अजमेर को मिलेगी। हालांकि बजट के अंदर उसका बजट और बढ़ के आएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर और भी चीज़ें देखने को मिले। टूरिस्ट हब की बात करें तो वो भी अजमेर बन सकता है, क्योंकि एक धार्मिक सर्किट पूरा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ सुझाव रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए धार्मिक नगरी के नाम से ही अजमेर को जाना जाता है, क्योंकि एक तरफ तो विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब की दरगाह भी है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं का सबसे बड़े तीर्थ पुष्कर राज है और वहाँ पे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। लगातार अजमेर की मांग यही रही है कि जो ब्रह्मा का मंदिर जहाँ पे पुष्कर बना है वहाँ पे एक कॉरिडोर ऐसा बनाया जाए और इसको जो धार्मिक हब, एजुकेशन हब तो होना चाहिए लेकिन धार्मिक हब भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 से अधिक प्राचीन मंदिर यहाँ पे अजमेर के अंदर हैं। 2 धर्मों को जोड़ती हुई गंगा जमुनी तहजीब अजमेर के अंदर है और अजमेर खाली राजस्थान या भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है। तमाम देश के जब उर्फ का मेला आता है तो तमाम देशों की चादर यहाँ पे आती है। जो देश हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उसके जायरीन भी अजमेर आते हैं, क्योंकि वो जो एक समझौता रखा है वो समझौते के तहत वो यहाँ पे आते हैं। तो अजमेर को अगर धार्मिक रूप से भी अगर डेवलप किया जाएगा तो अजमेर के अंदर कई चीज़ें हैं। ब्रह्मा का मंदिर के साथ साथ जैनियों का भी एक बड़ा स्तर है, साथ के साथ अदर समाजों के भी अगर बात करें तो बड़े धार्मिक स्थल यहाँ पे माने जाते हैं। लेकिन पुष्कर जो है उसका फोकस ये होना चाहिए कि पुष्कर के जो डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं कॉरिडोर मिल जाना चाहिए, ताकि अजमेर के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लाखों की संख्या के अंदर रोज के नहीं तो महीने भर के अंदर लाखों की संख्या के अंदर जायरीन और जो यात्री हैं, जो धार्मिक लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। पब्लिक के लिए जो आवागमन ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो यात्री भी बहुत बाहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक हब भी अजमेर को बनाना चाहिए।